हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आपको गाइड कर देता हूं कि सीजीपीएससी और व्यापम का अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको गाइड भी करूँगा कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर से प्रॉफिट लेना है। तो एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग गया कि किसी भी राजवंश का, है ना, जितने भी शासक हुए वो नाम आपको याद होने चाहिए कि इस राजवंश का ये शासक था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था। तो दिए हुए विकल्पों में सेकेंड और फोर्थ जो है वो इनके शासक हुए कर्णराज और सोमराज। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसमें कमेंट करिएगा कि इसका प्रथम शासक कौन था, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेज अधीक्षक एवं घटनाएं। तो आप देख सकते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1818 से 1830 के बीच में अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। जो मराठा शासक थे वो मतलब बालिग नहीं हुए थे, तो नाबालिग होने की दशा में अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन करते थे। तो ब्रिटिश अधीक्षक यहाँ शासन करते थे। उसमें से कुछ हैं, उनके कार्यों से हमको सही जोड़ी बनाना है। तो कैप्टन एडमंड पी वॉन्स एगेन्यू है ये, मिस्टर सैंडिस और चौथा है मिस्टर क्राफर्ड। तो इनके क्या क्या कार्य हुए, इसके बहुत सारे कार्य हैं अलग अलग अधीक्षकों के, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में है कैप्टन एडमंड 1818 में जब पहला ब्रिटिश अधीक्षक था, है ना, ब्रिटिश अधीक्षक हुए, तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और उस समय डोंगरगांव के जमींदार का विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने इसको, है ना, इसका सामना किया था। तो ए का 4 हो गया। वी वॉन्स एगेन्यू, है ना, तो ये क्या हुआ था, ये बहुत सारे सुधार कार्य करवाए थे। इसके सुधार कार्य बहुत सारे हैं, इसको आप जाके देख सकते हो। पी वॉन्स एगेन्यू रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण करवाया था। मिस्टर सैंडिस जो हैं, मिस्टर सैंडिस का काम ये था कि ये बस्तर और करौद रियासतों के बीच विवाद हुआ था इनके समय में। मिस्टर क्राफर्ड जो हैं, है ना, ये क्राफर्ड जब थे तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण किया था, यानी कि 1830 के आसपास जो थे सबसे लास्ट मिस्टर क्राफर्ड थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तो 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुफ्त प्रवेश देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया था। ठीक है, 1922 में रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। उसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे वो वहाँ के अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को, जज भी थे उसमें शामिल, उनको प्रवेश देने से इनकार किया था, जिसके कारण इनको जेल भी हुई। उसके कारण बहुत सारे घटनाएं भी हुई, तो उसको आप कवर करिएगा हिस्ट्री से। तो इसमें रविशंकर शुक्ल ने प्रवेश देने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन है चौथा। 1857 में सोना खान के जमींदार वी नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था। तो इसमें से थे चार्ल्स इलियट थे 1857 में, इसको भी आप देखिएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो सोना खान का जो जमींदार था वी नारायण सिंह, वो कुछ कारणों से अंग्रेज सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। इसको आप जाके डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय संबलपुर का भी विद्रोह हुआ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं। आपको गुफा, छत्तीसगढ़ में गुफा कहाँ कहाँ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अर्जुनगढ़ की जो गुफा है, अर्जुनगढ़ की गुफा आपका बलरामपुर में है। ठीक है, अब नंदराज पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो नंदराज पहाड़ी आप देख सकते हो कि बैलाडीला पर्वत है, उसमें नंदराज पहाड़ी स्थित है। वो स्थित है बैलाडीला दंतेवाड़ा में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इब नदी अपने सोने के कण के लिए भी प्रसिद्ध है ना। तो ये जसपुर से निकलती है, खुर्जा पहाड़ी से, है ना। आगे हम देखते हैं
कि शाकंभरी योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत ही फेमस योजना है छत्तीसगढ़ का, 2005-06 से ये प्रारंभ की गई थी। इसको भी आप डिटेल जाके पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? तो ये 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन। तो जितने भी मंडल और आयोग का गठन हुआ उसका डेट आपको याद रखना है। अब एक स्टेप आगे चला गया है पीएससी कि इनके कार्यों को पूछता है, ठीक है, इनके अध्यक्षों का नाम पूछता है। तो ये सब चीज़ आपको कवर करना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ना, एक तो है आपका तमोर पिंगला है, तमोर पिंगला, ठीक है ना, तमोर पिंगला है। लेकिन ये सभी आपके जितने भी अभ्यारण्य है, 11 अभ्यारण्य है, सबका क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा। तो चारों का आपको क्षेत्रफल आप देख लीजिएगा। तो अचान कमार जो है, अचान कमार, ये इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटा है बादलखोल, ठीक है, और इन चारों में अचान कमार सबसे बड़ा है। और इनके सभी के क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं, 11 अभ्यारण्यों के और 3 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं। अब ये पूछा है कि सोना के भंडार कहाँ हैं? ठीक है, सोना के जो भंडार हैं वो है आपके राजदेवरी में। तो आपको माइनिंग में क्या देखना है? माइनिंग में मेन ये देखना है कि जितने भी खनिज हैं वो छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चीनी, है ना। चीनी के 4 फैक्ट्रीज हैं, है ना, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। दंतेश्वरी करके है, और भोरमदेव चीनी, और एक केरता में स्थापित है बलरामपुर में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये बहुत ही फेमस बुक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक, जिसको मैंने पढ़ा हुआ है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्राचीन छत्तीसगढ़ बुक आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, इसको आप सर्च करिएगा। तो इसके लेखक श्री प्यारेलाल गुप्त हैं, जो इतिहास में अपना नाम अंकित करवा चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि एक नाटक थी, डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखी गई थी। तो हिंदी में इस पर फिल्म बनाई गई है। तो कौन सी फिल्म बनाई गई है? तो घरौंदा। तो इस पैटर्न में एक क्वेश्चन अभी बन सकता है, भूलन द मेज, ठीक है, भूलन द मेज किसने लिखी है और इस पर कौन सी मतलब मूवी बनी है, इसके निर्देशक कौन है? तो भूलन द मेज, इसमें मुख्य कलाकार कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ओमकार दास मानिकपुरी जो हैं वो भिलाई के रहने वाले हैं, ठीक है। तो और ये संजीव बख्शी का जो उपन्यास है भूलन, उस पर वो आधारित है। तो इसको आप भूलन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उसको आप याद रखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? मतलब कि ये किस नृत्य शैली या गीत शैली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक नृत्य शैली से, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे, है ना, राजा थे, वो क्या थे, बहुत अच्छा कथक नृत्य करते थे। तो एक घराना वहाँ जनरेट हो गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुवा नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? तो ये आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। तो दीपावली में सुवा नृत्य किया जाता है। दीपावली के दौरान, दीपावली त्यौहार के पहले से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। होली में नहीं। छेरछेरा में क्या करते हैं? घर घर जाके दान लेते हैं, ठीक है, जैसे धान वगैरह कुछ दान लिया जाता है। पोला त्यौहार से आप वाकिफ़ ही हैं, क्या है पोला? तो इसका आंसर है सुवा नृत्य दीपावली में। और सुवा नृत्य को आप डिटेल से पढ़िएगा, सुवा नृत्य होता क्या है। छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, पोला। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आप देख सकते हो। मतलब कि नृत्य गीत से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, त्यौहार से पूछे जा रहे हैं। तो पोला जो त्यौहार है उसमें किसान अपने बैलों को सजाते हैं, ठीक है। गोवर्धन पूजा में क्या होता है? जो गैया होती है वो क्या करती है? गोबर को खूंद के प्रोग्राम स्टार्ट करती है। राउत लोग यहाँ नाचा करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में दीपावली त्यौहार का चौथा दिन होता है। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं। आगे हम देखें कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस त्यौहार में गौरा गीत गाती हैं? तो गौरा गीत बहुत ही इजी है, ये दीपावली में, है ना। और ये देख सकते हैं पोला जो है, इसमें हमने देखा कि बैलों को सजाते हैं इसमें, ठीक है।
ये अधिकतर किसानों का त्यौहार है। आगे हम चलते हैं। कुड़ुक बोली छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो ये है आपका उरांव, गोंड बोलते हैं गोंडी, है ना, इसको आपको याद रखना है। बाँस गीत कौन गाते हैं? बाँस गीत कौन गाते हैं? बाँस गीत राउत लोग गाते हैं। एक बहुत बड़ा बाँस का बांसुरी बनाते हैं और ये गीत गाते हैं। आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा बाँस गीत। मतलब कि संस्कृति से 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे क्वेश्चन है संस्कृति से ही रिलेटेड है। पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो ये पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है, पंडवानी गायन के लिए। ये जो भरथरी है, भरथरी सूरजबाई खांडे का नाम बहुत ही फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। चंदैनी गायन, चंदैनी गायन जो होता है एक नाचा प्रकार का एक होता है, नाचा जैसा होता है, तो इसको आप डिटेल से अध्ययन करिएगा। सिंघनपुर, ठीक है, रायगढ़ जिला का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं कि ये रामगढ़ पहाड़ी में सिंघनपुर जो स्थित है, सिंघनपुर और जोगीमारा, वहाँ पुराने शैल चित्र मिले हुए हैं आदि मानव जमाने के, तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। देख, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो बिंजवाड़ जनजाति के। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग महामानव हुए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखिएगा। तो कंवर जनजाति में जैसे आपका हुआ था, कंवर जनजाति में आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे वो थे गाहिरा गुरु करके, गाहिरा गुरु हुए थे, वो कंवर जनजाति से रिलेटेड हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं बेवरा खेती करने वाली अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको मैंने पिछले टॉपिक में कवर किया है, तो बैगा जनजाति। आगे हम देखते हैं किस त्यौहार में किसान उनके कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं? तो ये हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है। अब आगे हम देखें छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो एसआई के एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या है, एक तो स्टाफ अभिकरण पाई जाती है, दूसरा लाइन, पुलिस लाइन होती है, लाइन अभिकरण, मंडल इसमें नहीं होता, स्वायत्त अभिकरण ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टाफ अभिकरण, लाइन अभिकरण इस प्रकार से पाए जाते हैं। और पुलिस संगठन की संरचना आप पढ़ सकते हो एसआई एग्ज़ाम के लिए, मतलब कौन बड़े अधिकारी होते हैं, उस मतलब उनके जो संगठन होते हैं पुलिस संगठन, उसके बारे में। तो आपको दिया गया है कथन और कारण दिया गया है, तो ये राज्य से ही रिलेटेड है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। तो सीधी सी बात है, पहला ये तो सही है कि जब तक वो पदावधि में रहेगा, कार्यकाल उसका रहेगा, तब तक उसको कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ विशेष दिन का नोटिस देके सिविल कार्यवाही इन पर की जा सकती है, और भारत के संविधान में ऐसा उपबंध है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा, यानी कि आपको पॉलिटी में इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप कथन और कारण को अच्छे से स्पष्ट कर पाएँ। फैक्ट से ही काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और ये पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन में आजकल ऐसा हो रहा है। आगे हम देखें पंचायती राज समिति के संदर्भ में कौन सुमेलित हैं? तो पंचायती राज समिति 4 समितियां बनी थी, उसको भी आप देख सकते हो। तो अशोक मेहता समिति, फ़िलहाल तो अशोक मेहता समिति इसमें, और बलवंत राय मेहता समिति है। इनका डेट भी याद रखना कि कौन सी समिति कौन से सन में बनी थी। आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कार्य डिस्ट्रीब्यूट है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची ऐसे होते हैं। तो कौन कौन से कार्य करती हैं? तो नीति निर्माण में मंत्री को सहायता देना, है ना, एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनना, ये भी सही है। विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, ये भी करती हैं। विधायिका के सचिवालयीन कार्यों में सहायता करना, है ना। तो ये चौथा आपका जो
फैक्ट है वो गलत है, तीनों सही हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिष्ठापित किया गया है? ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये किसी भी राज्य पर फोर्सफुली नहीं किए जाते, लेकिन राज्यों को एक गाइडलाइन होती है कि आप इस तरह कार्य करिए लोगों के कल्याण करने के लिए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ना। संविधान की प्रस्तावना को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार है ना, और जितनी अनुसूचियाँ उसको आप देख लीजिएगा। 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ रटी होनी चाहिए आपकी। आगे हम चलते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? हाउ द डिप्टी सरपंच ऑफ ए ग्राम पंचायत कैन बी रिकॉल्ड, है ना, इसको पुनः बुलाया कैसे जा सकता है? तो ग्राम सभा के बहुमत से, या ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से, या ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से, या इनमें से कोई नहीं। तो एक आप मेरे कमेंट करिएगा कि उप सरपंच को प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम में है कि नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा, और कौन कौन से पद को रिकॉल किया जा सकता है और कौन कौन से पद को रिकॉल नहीं किया जा सकता, तो इसको आप देख लीजिएगा। 33 है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? तो ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है। यहाँ आप याद रखिएगा, गणपूर्ति अधिकतर विधानसभा में भी, आपका लोकसभा में भी जितना जो गणपूर्ति होता है लगभग 1/10 होता है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। 1/4 वाला कुछ रोल नहीं रहता, महिलाएं 1/3। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, ये भी सही है ना। आगे हम चलते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हटाया जा सकता है? एक तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जा सकता है। प्रत्यावर्तन को आप इंग्लिश में देख सकते हो कि रिकॉल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सरपंच को रिकॉल के द्वारा हटाया जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर तीसरा है, यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में गणपूर्ति में असफल होता है तो हटाया जा सकता है। जिला कलेक्टर द्वारा हटाया नहीं जा सकता, लेकिन विशेष प्रावधानों के बाद, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद अधिकारी है वो उसको हटा सकता है। तो इसको आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी आपका है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है। तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे नॉलेज भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हल हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव है और आप ऐसे लाभ उठाइएगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? सरपंच नहीं करता, उप सरपंच भी नहीं करता। ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। तो ये आप देख सकते हो कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में 14 ऐसे ज़िले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और 85 विकासखंड है। जहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक होती है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया है, जनजातियों के पहले लेक्चर में। तो ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हो, ये भी है। और फिर आपका 6वां आंसर है, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। इसके लिए यानी सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह जो रहेंगे वो बिल्कुल अध्यक्षता नहीं कर सकते। जो वहाँ ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति होते हैं उनको ही और वो अनुसूचित जनजाति का हो और ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। तो आगे हम देख सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब आगे है, कौन सी विशेषताएं अधिसूचित क्षेत्र समिति में, अधिसूचित क्षेत्र यानी कि नोटिफाइड एरिया, तो इसका गठन क्या है, नव विकसित नगरों के लिए किया जाता है। नया शहर जब बनता है तो उसके लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की जाती है। यह नामित निकाय होता है, निर्वाचित नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो शक्तियाँ होती हैं नगर पालिका परिषद की शक्तियों के समान होती हैं। मान लिया जाए एक नया शहर बन रहा है, उसको अधिसूचित किया कि ये
शहर बन रहा है तो उसको गवर्न करने के लिए, जैसे बड़े शहर तो होते हैं नगर पालिका स्थापित होती है, लेकिन जो नए शहर होते हैं उनको विकसित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। बाद में फिर नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव होता है ना। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। तो कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो गवर्न करता है इसको, तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसको गवर्न करता है, ठीक है ना। आगे हम देखें, रायपुर नगर पालिका का स्थापना वर्ष है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1867 में स्थापित किया गया है, ठीक है। 1867 कई विकल्पों में 1967 दिया जाता है, जहां आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो 1867 है, ठीक है। यानी कि 33 और आपका 22 आपका हो जाएगा 55, 155 साल हो गए। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मेयर इन काउंसिल, मेयर जो बनता है उसकी एक काउंसिल बनती है। मेंबर्स आर इन मेयर इन काउंसिल, तो महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20% जो होता है वो मेयर इन काउंसिल की सदस्य संख्या होती है। आगे हम चले, 42 नंबर का क्वेश्चन है, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है। तो नगर पालिका लेखा समिति, वो तो नाम से ही स्पष्ट है कि नगर पालिका निगम में होता है नगर पालिका लेखा समिति। आगे हम देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं उस विभाग। छत्तीसगढ़ प्रमुख खनिज निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर बिल्कुल गलत लिया गया है, फायर क्ले गलत है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज है कोयला और इससे ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो फायर क्ले गलत आंसर है। कोयला किस किस क्षेत्र में मिलता है वो आप देख लीजिएगा। टीन आपके दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में मिलता है, इसको भी आप अच्छे से डिटेल से ग्राम वाइज आपको याद रखना है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि देश में वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थान कौन सा है। तो ये चतुर्थी स्थान है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। तो ये दंतेवाड़ा है, राइट आंसर। के तो सबको पता होगा छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, है ना। यानी कि नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी है। ये एक टैग लाइन है सरकार का इस योजना से संबंधित। छत्तीसगढ़ राज्य को लेटेस्ट याद रखना पड़ेगा और 2-3 दृष्टिकोण से देखना कि पिछले साल कितना था, अब कितना है, कितना बढ़ा है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 49 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। तो खरसिया से कोरी छापर के बीच चलाई गई थी। यह मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है, खरसिया से कोरी छापर। छत्तीसगढ़ के किस दिव्यांग पर्वतारोही ने अफ्रीका के तंजानिया स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। तो चित्रसेन साहू। आजकल बहुत सारे पर्वतारोही जो कि आए दिन वहां चढ़ाई करते रहते हैं, तो उनका नाम याद रखना है। आगे जो क्वेश्चन है वो इंडियन जीके से रिलेटेड है, हम छत्तीसगढ़ का ही कवर करेंगे। तो मुझे आशा है कि इन सारे क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ हमको कोई टॉपिक में कवर करना है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अगर आप कहते हैं कि आपको कवर कराना है तो आप मेरे कमेंट करिएगा। मैं बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।